हमारे साथ अब एशिया पाम अलायंस के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी हैं। अतुल जी नमस्कार। इंटरेस्टिंग हफ्ता था पिछला वाला और इस हफ्ते की शुरुआत भी ऑन द हायर साइड हुई है। खाने के तेलों के हिसाब से पाम तेल 2 महीने के हाइस पर है, सोयाबीन 3 हफ्ते के हाइस पर है। इंटरनेशनल मार्केट्स में बायोफ्यूल मैंडेट पर सबकी नजर है और उसका भी रिएक्शन है। सबसे पहले तो किस तरह से इन सब को आप प्राइसेस को इम्पैक्ट करता हुआ देखते हैं? देखिए, मार्केट की बहुत ज्यादा दबी हुई थी, बोथ इंटरनेशनली एज वेल एज डोमेस्टिकली। तो उसके बीच में तो ये अभी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी या ईपीए जिसको बोलते हैं, उसने जो मैंडेट चेंज किया है इन 2026 बायोडीजल का फ्रॉम 3.35 बिलियन गैलन्स to about 5.61 billion gallons, which works out to something like 67%. This is a massive game changer. और जो मैं समझता हूँ कि इसका कारण मेजर ये है कि एक तो चाइनीज बाइंग ऑफ सोयाबीन फ्रॉम यूएसए बहुत ज्यादा सबड्यूड हो गई थी एंड चाइना वाज सोर्सिंग इट्स बीन्स फ्रॉम ब्राजील। तो अब चूंकि वहाँ पे बीन के प्राइसेस प्रेशर में थे, तो इससे जो डोमेस्टिक क्रश है इन यूएसए वो बढ़ेगा। पर दिस कुड बी वेरी पॉजिटिव फॉर ऑयल। हो सकता है मार्जिनली नेगेटिव फॉर मील, क्योंकि अब मील ज्यादा बनेगी। तो ये एक डेफिनेटली, एंड मैं समझता हूँ ये चाइनीज जो टैरिफ का है उसका भी थोड़ा बहुत असर है इस डिसीजन में। उसके ऊपर इस सब पे सोने पे सुहागा हो गया ये क्या नाम मिडल ईस्ट की जो ईरान और इजराइल की लड़ाई, एंड जिससे कि अपना पेट्रोल प्राइसेस या क्रूड प्राइसेस हैव मूव्ड नॉर्थवर्ड्स। तो ओवरऑल सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब होंगी इन सब लड़ाइयों से। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गई तो और ज्यादा तकलीफें बढ़ सकती हैं। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ वेरी वेरी बुलिश फॉर प्राइसेस। तो अगर सोया बढ़ेगा तो पाम नीचा नहीं रह सकता, पाम को भी बढ़ना पड़ेगा और जो बढ़ रहा है। और इसके बीच में अतुल जी, जिस तरह का इंपोर्ट इंडिया देख रहा है, तो हम यहाँ पर क्या वो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आता हुआ देखेंगे? डेफिनेटली। देखिए, आपका रुपया भी आज मजबूत हो मतलब कमजोर हो गया है, तो इम्पोर्टेड पैरिटीज ऊंची हो जाएंगी। तो जितने हेडविंड्स अब यहाँ डिमांड को फेस करना हिंदुस्तान में, वो मैं समझता हूँ अब आप देखिएगा जितने लोगों के सबके कॉन्फिडेंस शेकन था वो डेफिनेटली वापस आ। There will be a bull run as far as commodities go. मैं समझता हूँ ये केवल अकेले एडिबल ऑयल के कंटेक्स्ट में नहीं बोल रहा। मैं समझता हूँ जो भी इंपोर्ट बेस्ड कमोडिटीज हैं जैसे पल्सेस वगैरह भी हैं, उनमें भी मैं समझता हूँ थोड़ी डिमांड सुधरेगी। और ये लड़ाइयों का कुछ भरोसा नहीं है, तो इसलिए लोग बात ज्यादा खरीदेंगे। जिसको 1 किलो चाहिए वो 2 किलो खरीदेगा। तो वो भी फैक्टर्स रहेंगे। एब्सोल्युटली अतुल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली जिस तरह का मैंडेट हमने बायोफ्यूल का आते हुए देखा है उसका इम्पैक्ट तो है ही, और साथ ही साथ चाइना की तरफ से, मिडल ईस्ट की तरफ से जो इम्पैक्ट्स हैं उनका भी यहाँ पर इम्पैक्ट प्राइसेस पे देखने को मिला है। ये तो बात हुई खाने के तेलों की, लेकिन अब तेल की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड कच्चा तेल। एंड कुणाल, जिस तरह के क्रूड ऑयल प्राइसेस हमने यहाँ पर बढ़ते हुए देखे हैं, 7% की तेजी फ्राइडे को, ऑलमोस्ट 1.5% आप यहाँ पर, आप क्या करने की राय देंगे? Well, going short is a dangerous proposition, so you have no choice but to go long. You don't know what is going to happen going forward. But एक चीज़ है, जो हिसाब से लास्ट सैटरडे और संडे में जो हिसाब से जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन हुआ है, इनफैक्ट संडे रात को भी जो इजराइल और ईरान दोनों ने एक दूसरे के ऊपर द काइंड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अटैक जो हुए हैं, वो हिसाब से क्रूड भी ऐसा रिएक्ट नहीं करता हुआ नजर आ। बहुत ज्यादा रिएक्शन शायद लंदन खुलने के बाद आए, बट मेरी राय में बहुत ज्यादा एस्केलेशन, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता हुआ नजर नहीं आया है हमें। क्योंकि ईरान की ऑयल रिफाइनरी, इजराइल की ऑयल रिफाइनरी, दोनों ने एक दूसरे की ऑयल रिफाइनरी पे अटैक किया है, फिर भी कोई ज्यादा मेजर इम्पैक्ट। सो ये क्राइसिस अभी तक इजराइल और ईरान के बीच में ही है, ये कोई दूसरी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में स्प्रेड नहीं हुई है, और यूएस का भी अभी तक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कुछ है नहीं। तो उसके चलते हुए अभी स्टेबल है। बट इफ इफ इट एस्केलेट्स तो मुझे नहीं लगता है कि शॉर्ट करना चाहिए। या तो आप ट्रेडिंग के लिए लॉन्ग कीजिए, 101 रुपया बढ़ता है तो प्रॉफिट ले लीजिए, बट शॉर्ट जाना इज वेरी रिस्की इन दिस काइंड ऑफ टाइम्स।
फेयर पॉइंट को कच्चे तेल में शॉर्ट नहीं जाना है जब तक ये सब कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर हम मिडल ईस्ट में बनता हुआ देख रहे हैं। कुणाल, साथ ही साथ सिल्वर पर अब यहाँ पर क्या सेंस है, क्योंकि कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिला है, सोने में तेजी है, यहाँ पर क्या करने की राय है? सिल्वर में बुलिश ही हूँ। ये जुलाई महीने में जो यूएस चाइना का जो अभी ये ट्रेड वॉर का एस्केलेशन चालू है और थोड़ा बहुत मेटल सॉफ्ट हुआ है, उसकी वजह से कंसोलिडेट कर रहा है सिल्वर। 2,000-3,000 रुपये से ज़्यादा डाउनसाइड नहीं आएगी और बने रही है सिल्वर में। सिल्वर मैंने लास्ट वीक में आपको कहा था 1,08,000, 1,07,000 समथिंग से घूम गया था। ये टाइम भी अभी 1,06,500 चल रहा है। मुझे लग रहा है कि ये 1,08,000, 1,09,000 की ओर जा रहा है। और कोई भी प्राइस वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। 500-800 रुपए के स्टॉप लॉस से काम नहीं कर सकते अभी आप सिल्वर में। वी आर इन ऑलरेडी 1,06,000 रुपीज। सो आपको 1-1.5% का तो मार्जिन रखना पड़ेगा। 1,06,000 के आसपास बाई कीजिए और मुझे लग रहा है 1,08,000, 1,08,500 के टारगेट आपको देखने मिल सकते हैं। और जो सोने का ऑल टाइम हाई है, यहाँ पर क्या राय है? सॉरी, सोने में जो ऑल टाइम हाई हमने आज बनता हुआ देखा है 1,00,000 रुपए जैसा। सोने में मैं बायर नहीं हूं। मुझे लग रहा है ये जियोपॉलिटिकल, ये जो लास्ट रैली आई है दैट इज बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल। $3,500 होल्ड करना चाहिए। $3,500 के ऊपर मुझे गोल्ड नहीं लग रहा है। और अंटिल दिस क्राइसिस बिकम्स वेरी बिग वन देन आई विल गो रॉन्ग। बट माई व्यू इज एट 1,02,000, 1,01,000 रुपीज, नो सेंस इन बाइंग गोल्ड फॉर ट्रेडिंग। जैसे थोड़ा भी डी एस्केलेशन होगा, किसी ने भी मीडिएट किया, सीधा 3-4 हजार रुपए नीचे चला जाएगा। सो नो पॉइंट इन बाइंग एट दिस रेट। एब्सोल्युटली, वही हमने होता हुआ देखा भी है। 1,01,000 रुपए का लेवल छूने के बाद यहाँ पर सोने में मुनाफा वसूली और फिलहाल लाख के नीचे के कारोबार, 0.5% की गिरावट, ऑलमोस्ट 450 रुपए की गिरावट फिलहाल। बहुत शुक्रिया कुणाल साथ जोड़ने के लिए। तो कच्चा तेल शॉर्ट नहीं करना है, सोने में खरीदारी नहीं है और चांदी में ऑफकोर्स कुणाल यहाँ पर बुलिश हैं, आगे जाकर और तेजी की एक्सपेक्टेशन है। वेल, जाते जाते आपको बता दें कि सोने में हमने जिस तरह के मूवमेंट्स यहाँ पर आते हुए देखे हैं वो इस साल का वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्लासेस है। आप भी तैयार हो जाइए क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाकेदार लाइव वेबिनार, गोल्ड मास्टर क्लास। 21 जून को होने वाले इस वेबिनार में हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे सोने में ट्रेडिंग और निवेश के गुर, वो भी रियल केस स्टडीज के साथ। और जी हाँ, आपके सभी सवालों के जवाब भी मिलेंगे, चाहे बात हो कब, कितना, कितने समय के लिए और कैसे सोना रखना है, गिफ्टिंग पर, फिजिकल मार्केट्स में, पोर्टफोलियो, जीएसटी, ज्वेलरी, इन सभी से जुड़े सभी सवालों के जवाब सिर्फ इस वेबिनार में। तो देर ना करें, अपनी स्क्रीन पर दिख रहे लिंक पर रजिस्टर करें और बने गोल्ड मास्टर क्लास का हिस्सा। नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज हमारी टॉप हेडलाइंस में मॉनसून है, क्योंकि यहाँ पर एक एंट्री, री एंट्री या रिवाइवल हमने यहाँ पर मॉनसून का होता हुआ देखा है। बीच में 2 हफ्ते बिना बारिश के बाद एक नया सिस्टम यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में डेवलप हुआ है, जिसका सीधा असर यहाँ पर हमने महाराष्ट्र में, मुंबई में आता हुआ देखा, जहाँ पर आज येलो अलर्ट है और महाराष्ट्र के कई जिलों में यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट भी है। आगे मॉनसून की चाल जून में, जुलाई में कैसी रह सकती है, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे एमसीएक्स की, जहां पर चांदी के मंथली ऑप्शन वायदे आज यहां पर लॉन्च हो रहे हैं। यहां पर आगे किस तरह का कारोबार है, आगे किस तरह का हम यहाँ पर पार्टिसिपेशन और रिएक्शन देख सकते हैं, इस पर एमसीएक्स मैनेजमेंट से होगी चर्चा। साथ ही बात करेंगे खाने के तेलों के बारे में, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह का बायोफ्यूल का मैंडेट है, उसका कितना असर खाने के तेलों की अवेलेबिलिटी और प्राइसेस पे पड़ सकता है। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आईएमडी के साइंटिस्ट राधेश्याम शर्मा, एमसीएक्स के हेड बुलियन शिवांशु मेहता, एशिया पाम ऑयल अलायंस के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी और निर्मल बांग के कुणाल शाह। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। और सबसे पहले बात यहाँ पर एमसीएक्स से ही कर लेते हैं। शिवांशु, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए।
और चांदी के बारे में बात करें इससे पहले सोने के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने मंथली गोल्ड ऑप्शंस पहले शुरू करी थी और आज यहाँ पर आप चांदी की सिल्वर ऑप्शन स्टार्ट कर रहे हैं। गोल्ड मंथली ऑप्शंस में किस तरह का पार्टिसिपेशन और वॉल्यूम देखने को मिला और चांदी से क्या एक्सपेक्टेशन है? जी हाँ मनीषा, जैसा आपने देखा है पिछले कुछ सालों में ऑप्शंस एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट और एक पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट फॉर रिटेल पार्टिसिपेशन दोनों रूप में इमर्ज होते हुए दिखा है। और हमने नवंबर में मंथली एक्सपायरीज गोल्ड में लॉन्च की थी और उसके अंदर एक्सटेंसिव पार्टिसिपेशन ज्वेलर्स का हेजिंग के लिए और रिटेल पार्टिसिपेशन दोनों बढ़ते हुए दिखे। नवंबर के बाद का जो पीरियड है पिछले फाइनेंशियल का, उसमें जो टर्नओवर था गोल्ड 1 kg ऑप्शंस में वो 3x देखा गया और वो फर्दर इन 2 महीनों में इस फाइनेंशियल में भी ग्रो कर रहा है। चांदी आप जानती हैं इंडस्ट्रियल मेटल भी है और प्रेशियस मेटल भी है। 25% वॉलेटिलिटी एनुअलाइज्ड बेसिस पे इसके अंदर देखी गई रिसेंटली और इस देश में लगभग 7-1 हज़ार टन चांदी अवेलेबल रहता है डोमेस्टिकली। तो एक रिस्क को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है इस इंडस्ट्री के लिए और वो इंडस्ट्री ग्रो करती हुई नज़र आ रही है। तो एक लीडिंग एक्सचेंज होते हुए हमारा ये फ़र्ज़ है कि नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स जो प्रीमियम को इकोनॉमिकल बनाएं, हेजिंग को ईजियर बनाएं, वो हम लॉन्च करें। और जैसा आप जानते हैं कि ये सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर जो रहता है सितंबर से मार्च तक का, इसके अंदर जो सिल्वर की ऑप्शंस ऑलरेडी अच्छी चल रही हैं 30 kg और 5 kg, मगर उसके अंदर एक तरह का 3 मंथ का टेनर रहता है। तो मैं समझता हूं कि मंथली एक्सपायरी अब हम इस स्टेज पे स्ट्रेटेजिकली लॉन्च कर रहे हैं ताकि इस साल के पोर्शन में लोगों को प्रीमियम का इकोनॉमिकल प्रीमियम का बेनिफिट मिले और हेजिंग की एक्टिविटीज़ और बढ़े, रिटेल पार्टिसिपेशन और बढ़े। और रिसेंटली हमने एडिशनल मार्जिन भी मनीषा जी इसके अंदर सिल्वर में 3% से कम किए थे, आपको ध्यान है। well, जी हाँ, काफ़ी कुछ यहाँ पर किया गया है और जो मार्जिन्स की आपने बात करी वो काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर स्ट्रीट के लिए रहा भी गया है, जहाँ पर 3% की आपने कटौती करी है। शिवांशु, साथ ही साथ जिस तरह का इंटरेस्ट हमने गोल्ड एंड सिल्वर में यहाँ पर आता हुआ देखा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है इस साल में, क्योंकि ऑल टाइम हाइज हमने इंडियन मार्केट्स में बनते हुए देखे हैं। तो किस तरह की वॉल्यूम्स यहाँ पर रिकॉर्ड की गई हैं फ्यूचर्स में और ऑप्शंस दोनों ही सेगमेंट्स में? डेफिनेटली गोल्ड का एक तरह का अपर हैंड रहा है क्योंकि गोल्ड वोलेटाइल रहा मैक्रोस के साथ, ग्लोबल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के साथ साथ जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स के साथ उसकी मूवमेंट रही। तो उसके अंदर जो टर्नओवर हमारा 23-24 का ऑप्शंस की अगर बात करें तो 6,100 करोड़ था, वो 28,100 करोड़ देखा गया 24-25 में। जबकि अगर हम चांदी की बात करें तो 2,900 जो था 23-24 में, वो बढ़कर 7,700 करोड़ देखा गया एडीटी सिल्वर ऑप्शंस में। तो दोनों ही प्रोडक्ट्स अपने आप में एक तरह से बढ़ रहे हैं और जो पार्टिसिपेशन फिजिकल इंडस्ट्री का है, हेजिंग का, सिल्वर के अंदर 600 टन की डिलीवरी देखी गई पिछले ईयर में, जो इससे साबित होता है कि स्पॉट टू फ्यूचर्स की इंटीग्रेशन, क्योंकि सिल्वर में डिस्काउंट्स वगैरह, प्रीमियम डिस्काउंट्स बहुत फ्लक्चुएट होते हैं स्पॉट मार्केट में, तो एक्सचेंज के जरिए उनको हेज किया जाता है और डिलीवरी का आदान प्रदान होता है। ये एक इनकरेजिंग साइन भी है। एब्सोल्युटली शिवांशु, साथ ही साथ जैसे आपने कहा चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल है, यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम बुलियन एंड ज्वेलरी ऑन द प्लेटफॉर्म, क्या हमने इंडस्ट्री को भी चांदी के प्राइसेस हेज करते हुए देखा है, क्योंकि काफी बड़ी वॉलेटिलिटी यहाँ पर बनती हुई नजर आई? यस, चांदी के अंदर जो हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक रिफाइंड चांदी है उसकी डिलीवरी अक्सर होती है और इसके अंदर एक वाइब्रेंट कैश एंड कैरी का एक माहौल देखने को मिलता है, क्योंकि चांदी के अंदर जब भी कभी डिस्काउंट्स होते हैं तो लोग एक्सचेंज ग्रेड चांदी को बनाकर जो है उसके अंदर कैलेंडर मंथ्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ये ट्रेंड चांदी में बल्कि ज़्यादा है। और जहाँ तक फिजिकल इंडस्ट्री का सवाल है, गोल्ड के साथ साथ जो सिल्वर की इंडस्ट्री है, कुछ पुराने हमारे हेजर्स पेट्रन्स हैं, रिफाइनर्स भी हैं और जो इंडस्ट्रियल गुड्स सिल्वर के अंदर यूज किए जाते हैं उनके पार्टिसिपेंट्स भी हैं और रिटेल भी है। चौतरफा पार्टिसिपेशन सिल्वर में भी मौजूद है। शिवांशु, अब सभी मिला के सोने और चांदी में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं और नया सेगमेंट, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होने वाला है प्रेशियस मेटल्स के लिहाज से, क्योंकि वॉल्यूम अच्छी है, पार्टिसिपेशन अच्छा है, नए मार्केट्स अब यहाँ पर जुड़ रहे हैं?
जी हाँ, आई थिंक दोनों गोल्ड और सिल्वर के अंदर जो खास ट्रेंड एक है कि फ्यूचर्स की ग्रोथ इंडिपेंडेंटली चल रही है और ऑप्शंस अपने आप में एक ग्रोथ देखता हुआ नजर आ रहा है और दोनों वाइब्रेंट हैं। तो आई थिंक जहाँ तक सवाल अगर आता है कि वॉल्यूम्स अब बढ़ेंगे या नहीं, मैं फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट तो नहीं दे सकता, बड़ी एक बात बड़ी क्लियर है कि बीइंग लीडर्स हम नए नए प्रोडक्ट्स और इनोवेशन गोल्ड एज वेल एज सिल्वर में करते आए हैं और करते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के माहौल में जब प्रेशियस मेटल्स दोनों ही एक साथ इमर्ज होते हुए दिखे हैं, तो ये हम एक प्लेटफॉर्म हैं और हम इस इंडस्ट्री के लिए सर्विस में नए प्रोडक्ट्स के जरिए और जो भी एफिशिएंसीज करनी है मार्जिन्स में, वो सब हम करके अपनी तरफ से अपनी कंट्रीब्यूशन बरकरार रखेंगे। शिवांशु, एक फाइनल सवाल आपसे। अपार्ट फ्रॉम हेजिंग एंड इन्वेस्टिंग, क्या हम एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एक्सचेंज पे आता हुआ देख रहे हैं? और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स एक और चीज़ है जहां पर एक्सचेंज ने काफ़ी पुश किया है, वहां पर क्या बनता हुआ नजर आया? जी हाँ, बिल्कुल। रिस्क मैनेजमेंट के अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने सही कहा वो है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर हम देख रहे हैं कि जो हमारे कॉइन प्रोडक्ट्स हैं, हमने रिसेंटली गोल्ड 10 लॉन्च किया, गोल्ड गिनी, और एक सिंगल 1 ग्राम गोल्ड पेटल हमारे यहाँ मौजूद है। प्लस सिल्वर के अंदर जो 1 kg बार आज से 4-5 साल पहले हमने इंट्रोड्यूस की थी, उसकी डिलीवरीज मोर देन 600 टन के करीब उसके अंदर डिलीवरीज देखी जा चुकी हैं इस टाइम पीरियड में। तो वो एक काफ़ी पॉपुलर रिटेल प्रोडक्ट है। हमारे यहाँ जो सिस्टम्स हैं, कॉमरिस जो ई वेयर हाउस रिसीट मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें गोल्ड और सिल्वर को इलेक्ट्रॉनिकली एक्यूमुलेट भी किया जाता है और एसआईपी की फंक्शनैलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट्स में रहती है, क्योंकि हर एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कंपल्सरी डिलीवरी है और उसके एंड में एक स्टैगर्ड डिलीवरी पीरियड के ड्यूरिंग ये एक स्पॉट मार्केट की तरह काम करता है। डेली डिलीवरी पे इन पे आउट होता है और इसके अंदर जो रिटेल निवेशक हैं वो इसे इलेक्ट्रॉनिकली एक्यूमुलेट भी करते हैं और जब वो चाहें उसे फिजिकल फॉर्म में डिलीवरी भी ले सकते हैं। तो वो वाइब्रेंसी भी देखी जा रही है। और आपको पता ही है कि जो फ्यूचर्स के जो एमसीएक्स के प्राइसेस हैं, टिपिकली उनसे स्पॉट को डिराइव करने का ये जो एक ट्रेंड है, ये फिजिकल इंडस्ट्री में ऑलरेडी मौजूद है। तो मैं समझता हूँ आगे चल के जो स्पॉट के प्रोडक्ट्स, अगर ईजीआर जो है वो कामयाब होता दिखता है किसी स्टेज पे, तो वो एक फर्दर इसके अंदर इम्पीटस ला सकता है। वेल एब्सोल्युटली शिवांशु, ये साल एक्चुअली सोने चांदी के नाम है क्योंकि हमने ऑल टाइम हाइज यहाँ पर इन दोनों में ही बनते हुए देखे हैं। और जैसे आपने कहा, नए प्रोडक्ट्स लाने की यहाँ पर बात की जा रही है। 600 टन चांदी की डिलीवरी पिछले साल देखने को मिली है। इस साल कैसा रहता है? सेकंड हाफ जैसे आपने कहा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, हमारी नज़र भी वहीं होगी। बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए, और मंथली ऑप्शन जो अब यहाँ पर लॉन्च किया गया है एमसीएक्स पर, उस पर चर्चा भी करने के लिए। पर ये तो बात हुई सोने चांदी की, लेकिन बात अब यहाँ पर मॉनसून की कर लेते हैं। हमारे साथ राधेश्याम शर्मा जी जुड़ चुके हैं। मिस्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। और 2 हफ्ते के ब्रेक के बाद अब हमने मॉनसून को लौटते हुए देखा है, क्या है आपकी सेंस? देखिए, खासकर राजस्थान के लिए बात करें तो पिछले 2-3 दिनों से ही प्री मानसून काइंड ऑफ एक्टिविटी, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड्स के साथ में मॉडरेट टू इंटेंस रेनफॉल के स्पेल्स शुरू हो चुके हैं। और 2-3 दिन पहले जो इंटेंस हीट वेव कंडीशंस राजस्थान में बनी हुई थी, फिलहाल टेम्परेचर्स में भी करीब 5 से 7 डिग्री की गिरावट हो चुकी है। तो ऐसे में जिस रेन का इंतजार किया जा रहा था बेसिकली, और राजस्थान में वो पिछले 2 दिनों से शुरू है। आज भी देखें तो वेस्ट और ईस्ट राजस्थान के कई पार्ट्स में थंडरस्टॉर्म के साथ में रेन एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगी। लास्ट 24 आवर्स में भी यदि बात करें तो साउथ और साउथ ईस्ट राजस्थान में कई जगह पे कहीं भारी बारिश भी रिपोर्ट हुई है। और अगले आने वाले दिनों में भी यदि देखेंगे तो अगले 5-7 दिन ईस्ट राजस्थान में थंडरस्टॉर्म रेन एक्टिविटी कुछ इलाकों में कंटिन्यू रहेगी। और वेस्ट राजस्थान में भी अगले 48 घंटे कई इलाकों में थंडरस्टॉर्म रेन होगी, बट 3-4 दिन के लिए फिर जरूर रिड्यूस होगी। बट अगेन वी आर एक्सपेक्टिंग गुड थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी फ्रॉम 22nd 21st जून। एक और चीज़ यहाँ पर, अभी तक जून डेफिशिएंट दिखाता है ओवरऑल इंडिया के लिहाज से। जिस तरह से बारिशें शुरू हुई हैं राजस्थान समेत बाकी पूरी कंट्री में, आपको लगता है वो नंबर्स बेहतर होंगे? देखिए, मानसून के लिए देखें तो इस बार जिस प्रकार मानसून समय से पहले केरल में पहुंचा, इसके बाद तेजी से जो मुंबई तक मानसून ने कवर भी किया, लेकिन इसके बाद 29 मई के बाद अगले
12-13 दिन जो है वो मानसून पूरी तरह से स्टैग्नेंट कंडीशन में रहा, उसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ नहीं। लेकिन जो अच्छी खबर ये है कि अब पिछले 2-3 दिनों से मानसून एक्टिव फेज में है और अब जो देखेंगे तो ज़्यादातर एरियाज है इंक्लूडिंग सेंट्रल इंडिया के जो पार्ट्स हैं, इंक्लूडिंग ईस्टर्न इंडिया और राजस्थान के भी कई इलाकों में अब जो है वो रेन एक्टिविटी बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर के अब जो सिचुएशन है ये मानसून के लिहाज से काफ़ी फेवरेबल है और ये जो मानसून एक्टिव फेज में हुआ है इसी का नतीजा होगा कि मानसून अब आने वाले दिनों में पूर्वी भारत और मध्य भारत के कई राज्यों की तरफ में आगे बढ़ेगा और इसी के क्रम में राजस्थान में भी मानसून जो है वो सही समय पर अनसेट होने की संभावना है। हालांकि हम लोग मानसून को अभी भी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, बट स्टिल आने वाले जो 10-15 दिन हैं वो मानसून के लिए काफ़ी अच्छे हैं और एक एक्टिव फेज जो है वो दिखने को मिल सकता है। एक फाइनल सवाल, हम जानते हैं कि काफ़ी हद तक किसानों को देर से बुआई करने की यहाँ पर राय दी गई थी। अब जैसे आपने कहा कि 10-15 दिन आगे जाकर एक्टिव रह सकते हैं, तो एग्रीकल्चर में एक पुश बनता हुआ देखेंगे हम? बिल्कुल, देखिए अभी बहुत ज़्यादा मानसून में मैं कहूँगा कि ज़रूर ईस्टर्न इंडिया में कुछ ज़रूर देरी हो सकती है, बट सेंट्रल और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के इलाकों के लिए बात करें तो फिलहाल बहुत ज़्यादा डिले नहीं है। राजस्थान के लिए बात करें तो औसत डेट 25 जून की है। तो राजस्थान या जो पंजाब हरियाणा के जो ये जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो रीजन है इसके लिए तो बिल्कुल मानसून में अभी देरी नहीं है और अब चूंकि आने वाले दिनों में एक एक्टिव मानसून दिखाई दे रहा है तो ऐसे में बहुत ज़्यादा देरी होने की संभावना इस रीजन के लिए खासकर नहीं है। तो सही समय पे एक अच्छे रेन का स्पेल जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पॉइंट टेकन। राधेश्याम शर्मा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए और समझाने के लिए कि वेस्टर्न, नॉर्दर्न, सेंट्रल रीजन्स में अब यहाँ पर मानसून की प्रोग्रेस है और चिंता की बात नहीं है। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे मार्केट्स की और आपको ये भी बताएंगे कि इंटरनेशनल न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट है इंडियन कमोडिटीज़ पर।